दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, शोर बरपा है खाने दिल में, शोर बरपा है खाने दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी, कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, और ये चोट भी, और ये चोट भी नहीं है अभी, और ये चोट नहीं है अभी, और ये चोट भी नहीं है अभी। आप देखते हैं कि हमारे हालिया माशरे में 2 साल से हम कोरोना वायरस की चोट से जूझते आ रहे हैं। 2 साल से हम उसके सदमात को, उसके नताइज से ओहदा बरआ हो रहे हैं। एक चोट वो हो गई। दूसरी चोट हिंदुस्तान के अंदर फिरका परस्ती की लहर का उरूज है, और इतना डेंजरस पेंडेमिक होने के बावजूद it has not contributed to developing the correct perspective to judge the situation and set our priorities right to significantly improve the situation, to significantly take the corrective measures। इतनी खतरनाक बीमारी में भी हमारी प्रायोरिटीज अलग है। तो ये फिरका परस्ती भी, ये दैट इज ऑल्सो हेम्परिंग द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट, और इससे हमको वट एवर वी हैव टू अचीव द गेन्स इन ट्रीटमेंट, this communal upsurge constitutes the stumbling block in the progress of that। अब ये सारा मामला है, और उसके अंदर जो है, in the sequence of murky events, it is significant to note that which constitutes the silver lining, that Delhi High Court has played a very vital role in granting bail to Natasha Narwal, then one Devangana Kalita, and one Asif Tanha, belonging to Jamia Millia Islamia. These are 3 student activists who were languishing in the jail for a year or so, and stringent sections of UAPA were slapped against these 3 student activists. Now, it is good to note that while
granting the bail, the Delhi High Court has come to the conclusion that the line of distinction between the expression of dissent and terrorism is rather blurred. हम लोग उसकी तफसीलात में बाद में जाएंगे. अभी एट द मोमेंट हम ये कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर आया है, इसका ये ऑर्डर जो है which advocates significantly the freedom of expression, or which highlights significantly the freedom of expression. Now, in a way, it has benefited the Modi government, as Modi government has attracted lot of blame for the suppression of dissent, for stifling the dissent, for crushing the dissent. It has, in a way, benefited the Modi government. यहाँ मैं एक इनका तलवीन सिंह का आर्टिकल है जो इंडियन एक्सप्रेस में 20 जून का है. मैं थोड़ा सा उसको पढ़ के सुना दूं तो वो काफ़ी जो है बात समझ में आ जाएगी. मैं पढ़ता हूं. and I explained that. But one of life's strange ironies, the students got bail at around the same time that the Prime Minister told the G7 leaders that as democratic country, India was a natural ally of the groups. अब जब मोदी ने कहा कि हम G7 के नेचुरल एली हैं, तो वहाँ जो ह्यूमन राइट्स का क्राइटेरिया है, that was also to be satisfied. अब ये जो कोर्ट का ऑर्डर है, मैंने इससे पहले कहा था कि इट हैज रादर सेव द इमेज ऑफ द गवर्नमेंट. अब क्या होता है कि हमारे मुल्क में जो फिरका परस्ती है वो इतनी बढ़ चुकी है कि इंटरनेशनल लेवल पर कॉग्निसेंस इज टेकन नोट ऑफ दैट, या कॉग्निसेंस इज टेकन ऑफ दैट. अभी आप देखते हैं कि अमेरिका में कमीशन फॉर इंटरनेशनल religious freedom, which is rather associated with the American Senate, वहाँ जो मुल्क पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर है उस पर बहस हो रही है. एक मौजू लव जिहाद है. ये लव जिहाद जो है इसका कोई मतलब, इट इज एन एब्सर्ड थॉट, इसका कोई मतलब नहीं है. जब तो ये क्या होता है, इमोशन, जो दो इमोशनल इक्वेशंस, जब the couple of emotional equations, when they coincide, it leads to the fruition of relations, it leads to the marriage, or it leads to the cultivation of relations in whatever way.
हिंदू लड़कियां मुसलमानों से शादियां कर रही है, मुसलमान लड़कियां हिंदुओं से शादियां कर रहे हैं। ये सोशल क्लाइमेट बदल चुका है और वो किसी के बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। अब ये सारा क्या है? दिस इज ऑल डिजाइन and oriented to achieve the pinnacle of power. This is to gain political mileage. Political mileage हासिल करने के लिए सब हो रहा है। एक इल्जाम ये लगाया जाता है कि मुसलमान जो है लव जिहाद को फाइनेंस कर रहे हैं। अरे मुसलमानों की बड़ी आबादी में इस मुल्क में प्रेजुडिस क्लाइमेट के मद्देनजर खत्ते गुर्बत के नीचे जिंदगी गुजार रही है। अब एक कम आबादी, एक मामूली आबादी है और जिसके पास पैसा है वो भी पैसा कहाँ से आया? क्योंकि वो गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं। By and large, Muslims are poor. When they are poor, how they are going to finance this? दूसरी एक अहम बात यह है कि मुस्लिम लड़कियों की शादी का एक बहुत बड़ा मसला हो गया और हालात इतने खराब है। कहाँ लोग अपनी रोटी रोजी सोचेंगे कि ये सब सोचेंगे। और दूसरी बात, एक अच्छी बात ये which reflects the maturity on the part of both the communities कि हम लोग कल्याण मुंबई में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम जो एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के बिजनेस में साथ हैं। और एक मैच्योर बात ये है कि हिंदू मुसलमान आपस में जब मिलते हैं they don't discuss religion. This is very mature. तो ये वोट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है। दूसरा एक मसला वो ये हो गया पॉलिटिकली मोटिवेटेड मॉब लिंचिंग। अब मॉब लिंचिंग में भी आप देखते हैं कि द सीरियस एफर्ट्स आर नॉट मेड टू अचीव द डिक्लाइन और द टर्मिनेशन इन द मॉब लिंचिंग। इट ऑल्सो कंटिन्यूज अनअबेटेड। मॉब लिंचिंग हो गई है। उसके बाद आप देखते हैं कि दूसरी बात ये है कि आप क्लाइमेट जो है वो क्लाइमेट ऑफ हेट जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। और क्लाइमेट ऑफ हेट में भी आप ये देखा जा रहा है कि नफरत की फिजा, एवरी पॉसिबल पर्निशियस एफर्ट इज मेड to facilitate the growth of the climate of hate, which sometimes lead to the occurrence of violence. और ये सारे मौज़ूआत थे जिस पर आज इंटरनेशनल कम्युनिटी का कॉज ऑफ कंसर्न है। हमको हमारे माशरे को सुधारना होगा ताकि कोई हमारे पर उंगली नहीं उठा सके। बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना तेरी जुल्फों का पेचोखम नहीं है। ये जो इंटरनेशनल नैरेटिव जो चले, वी आर टू कॉम्बैट देम थ्रू आवर एक्शंस। वी नीड टू कॉम्बैट देम थ्रू आवर actions, through our pious actions. तो ये सारे मामलात में we have to set our house in order. अब ये जो तलवीन सिंह का आर्टिकल भी बड़ा अच्छा है और उन्होंने कई जगह लिखा है कि हमको जो है ये काफ़ी जो है ब्लरिंग हो गई है। ये देखिए, व्हाट इज मोस्ट वरिंग
is that the lines between genuine criticism in the media and sedition are also getting blurred. तो बार बार लिखा है कि इधर ब्लरिंग हो रही है, उधर ब्लरिंग हो रही है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमेशा बोलते हैं वी आर टू हार्नेस द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, द रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स to answer the biggest questions and overcome the greatest challenges. हमारी डेमोक्रेसी को चैलेंज है, और प्राइम मिनिस्टर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने खुद कहा है कि एंड वी हैव टू ओवरकम दिस चैलेंज। तो इस जिम्न में ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है, मैं उसको पढ़ के थोड़ा सुनाता हूं, तो उससे जो है इट रिफ्लेक्ट्स कि हाई कोर्ट ने ये मामला कितनी संजीदगी से लिया है। हाई कोर्ट से प्रोटेस्टिंग विदाउट आर्म्स इज ए फंडामेंटल राइट एंड नॉट ए टेररिस्ट एक्टिविटी। बगैर हथियार के अगर आप एहतजाज कर रहे हैं, इट कैन नॉट बी टर्म एज ए टेररिस्ट एक्टिविटी। इसको दहशतगर्दी, हाई कोर्ट बोला इसको दहशतगर्दी नहीं माना जाएगा। This statement is made by Delhi High Court while granting the bail to the 3 student activists. अब ये आप देखते हैं क्या डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस सिद्धार्थ मिर्दल एंड Annum J. Bhambani didn't mince words. In 3 separate bail orders, saying it was constrained to say that it appears that in the anxiety to approve, in its anxiety to suppress dissent, and in the morbid fear that matters may get out of hand, the state has blurred the line between constitutionally guaranteed right to protest and terrorist activity. हाई कोर्ट ने कहा है कि ये मैटर, टू सी दैट मैटर डज नॉट गेट आउट ऑफ हैंड, तो ये कहीं ना कहीं जो ब्लरिंग हो गई है, यानी जो द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन which was to be drawn between what is terrorism and what is responsible dissent, line is blurred. उसके बाद आप देखते हैं the court cautioned that if this mindset gains traction, it would be a sad day for democracy which would be in peril. और कोर्ट ये कह रहा है, court has portrayed the very right concern that if this traction gains the currency, if this narrative, if this blurring is continued, so it constitutes the very peril to the democracy, कि हमारी जमहूरियत को खतरा हो जाएगा। उसके बाद जो है and highlighted the lack of evidence to back Delhi police charges under the anti-terror law UAPA against JNU students Devanganta Kalita, Natasha Narwal and Jamia Millia Islamic student Asif Iqbal Tana, that they were conspirators and instigators of the riots last year. कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया है कि prosecution failed to adduce the set of evidences to corroborate its story. कोर्ट ने कहा कि prosecution failed to
produce the evidences। तो ये कोर्ट का बयान है और उसने क्या कहा है, इट नोटेड दैट द charge sheet and the material included in it showed that prima facie the allegations made against the appellant are not even borne out from the material on which they are based। कोर्ट ने कहा कि जो आपके पास एविडेंसेस नहीं है कि ये कॉन्स्पिरेटर्स थे और इन्होंने साजिश की थी, बल्कि एलिगेशन तो ऐसा भी है कि इनको ही साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया। एक शेर मुझे याद आ रहा, एलिगेशन है कि उनकी साजिश की तह तक न पहुंचा कोई, उनकी साजिश की तह तक न पहुंचा कोई, लोग कहते रहे कि हादसा हो गया, लोग कहते रहे कि हादसा हो गया। एलिगेशन तो इन पर प्रोसिक्यूशन पर साजिश का रहा है, एलिगेशन है, हम नहीं बोल सकते। उसके बाद मामला ये हुआ था कि सीएए की तहरीक थी और बाद में दिल्ली में फसाद हो गया। जिन लोगों को जो सीएए की तहरीक में थे उनको फसाद के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और जो गिरफ्तार हुए उनके ये एलिगेशन है कि दिल्ली पुलिस ने हमको बेजा गिरफ्तार किया। These are allegations और एलिगेशंस है, these are serious allegations। और उसकी जो है इंडिपेंडेंट फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। फेयर एंड इम्पार्शियल एंड अनप्रेजुडिस्ड इन्वेस्टिगेशन which can produce the very concrete, reliable and credible outcome। एक बात ये हो गई है, तो ये अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली का बेल ऑर्डर को स्टे नहीं दिया है, और दूसरी बात ये हो रही है, एक और बात which cannot be denied, कि the riot continued unabated for 3 consecutive days in essence। 3 दिन तक फसाद चलता रहा। Why Delhi police failed to control the riot? Why Delhi police could not curb the riot for 3 consecutive days? तो हम ये चाहते हैं आखिर में, बिफोर आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर वसी बेडकर, बिफोर आई वाइंड अप माई टॉक, कि इस मुल्क में नफरत की फिजा खत्म करनी पड़ेगी। आप यूपी का इलेक्शन लड़िए, शौक से लड़िए, लेकिन जो पॉलिटिक्स आप अपने परफॉर्मेंस पर जीत कर आइए। यू डोंट विन ऑन दी, यू डोंट, वो किसी ने मुझे याद दिया, किसी ने कहा है कि झूठ बोलकर हार जाना ठीक है, सच बोलकर हार जाना ठीक है, सच बोलकर हारना ठीक है, बजाय इसके झूठ बोलकर जीतना। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कौन सा, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। यू विन द इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। ये जो फ्रेगमेंटेशन की सियासत है, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन है, ये पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड है, इट नीड्स टू बी रेजिस्टेड, इट नीड्स टू बी रेजिस्टेड, इट नीड्स टू बी रिस्ट्रेन्ड, इट नीड्स टू बी टर्मिनेटेड। इसको रोका जाना चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए। और हम हिंदू मुस्लिम इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वी आर वेरी मच अटैच्ड टू दिस सॉइल। हमको इस देश से प्रेम है,
हम इस देश की तरक्की और उन्नति चाहते हैं और इसके लिए तमाम लोगों को, हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, तमाम लोगों को एक जगह आना है, देश को संवारना है, कौमी यकजहती को बढ़ाना है और देश क्या है, जो लोगों का मल्टीट्यूड है उसकी तरक्की के लिए काम करना है। और फिर मैं ये आखिर में, बिफोर आई वाइंड अप, ये आज जो खतरनाक तीसरी लहर आ रही है उसको वी आर टू कोप अप विद द इमर्जेंस ऑफ थर्ड वेव ऑफ पेंडेमिक। हमको आज कॉन्सेंट्रेट, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट इन फाइटिंग द पेंडेमिक, समझे? वी हैव टू डिफीट the poverty, we have to defeat the disease, we have to defeat the pandemic, we have to defeat the immorality, we have to defeat the violence, we are to defeat the rise of third wave in the larger interest of our nation। और हम तमाम लोगों को प्यार और मोहब्बत की फिजा कायम करके एक साथ आना है। Before I wind up, I express my sense of gratitude to Mr. Wasi Bedkar for extending me the cooperation with his channel Endless Strength. Thank you very much.